हेलो हेलो हेलो। सो अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET 2024 कॉमर्स डोमेन में जो बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है, एग्जामिनेशन है, उसके सिलेबस में क्या क्या, उस सब पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंट्स के बारे में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। नाउ हम अब डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के बारे में। इसके बारे में आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस स्टडीज 305 जो आपका कोड है, 305 है सर, ठीक है ना। सिलेबस फॉर क्लास ट्वेल्थ में यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, आइए बात करते हैं। जैसा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के साथ हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज में भी बहुत कुछ कंटेंट जो है वो थोड़ा क्लास 11 से थोड़ा सा क्लास 12, एक्चुअली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेजोरिटी ऑफ क्लास 12 का है। एक छोटा सा पोर्शन है जो क्लास 11 से भी लिया गया है। आइए जरा डिस्कस करते हैं क्या क्या आने वाला है इसमें, जरा देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, इसमें भी बिल्कुल अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की तरह 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, एंड एवरी पॉजिटिव क्वेश्चन, एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स, एज वेल एज एवरी रॉन्ग आंसर विल डिडक्ट -1 यहाँ पे रहेगा। तो यही आपकी स्कीम रहने वाली है। मतलब 40 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करूं तो कुल मिला के यहाँ पे निकल के आता है 200 मार्क्स। तो भाई 200 मार्क्स का आपका बिजनेस स्टडीज का भी पेपर होने वाला है, ठीक है ना। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। अब जो बच्चे अभी CBSE क्लास 12 का एग्जाम दे के हटे हैं, उनके लिए यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल जाना हुआ है, उन्होंने पढ़ रखा है, देख रखा है। आइए समझते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर, पहला यूनिट दिया हुआ है, नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना रहेगा। मैनेजमेंट फंक्शन, पोस्ट को आप सब लोगों को पता होना चाहिए। पोस्ट को दैट इज प्लानिंग, यहाँ पे रहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हम क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें यहाँ पे ऑलरेडी है। कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1। अब मैं अगर बात करूं यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वही FW टेलर एंड हेनरी फेयोल की जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पे जो दे रखा है, देन फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। वही बिजनेस एनवायरनमेंट में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इनके बारे में, डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट of India, impact of government policy on change in business and industry, with special reference to adoption of policy of liberalization, privatization and globalization। liberalization, privatization और globalization से हमारे इंडिया के जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर क्या फर्क पड़ा है। अच्छा, देखने को ये सारी चीजें वही हैं जो क्लास 12 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि राइट डाउन the characteristic of economic, let's say economic business environment, या social या टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल, इस तरीके से नहीं आने वाला। उसके एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सिचुएशन दी जाएगी, उसके 3 और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बेस्ट वन चूज करना है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हुई आपकी यूनिट नंबर 3। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में। ये देखिएगा, हमारी नेक्स्ट यूनिट जो आती है यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग अगेन, मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। देन उसके बाद 5th यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजिंग।
अगेन मुझे इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था कि भाई जो कुछ भी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं वही है, बस इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, वो हम लोग लेटर ऑन उसको समझेंगे। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग में देखें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, डेलीगेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक्स बनते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 जो है आपकी वो निकल के आती है, दैट इज स्टाफिंग, मीनिंग या नीड ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीड एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एंड ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब मेथड्स, जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे वापस से आ रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, दैट इज डायरेक्टिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायरेक्शन, अगेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन कंट्रोलिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। उसके अलावा हम बात करें, फिर आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। अब आते हैं जो आपका बेसिकली क्लास 12 में पार्ट बी हुआ करता था बिजनेस स्टडीज का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यूनिट नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग एंड रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा डेट इक्विटी के बारे में। ठीक है ना। फैक्टर्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट, कब हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द रीजंस जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल रेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कब हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ फाइनेंशियल, दैट इज यूनिट नंबर 10। उसमें आपका आएगा बेटा फाइनेंशियल मार्केट, भाई मनी मार्केट के बारे में पढ़ा जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है ना। नेचर एंड इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब कंपनीज फर्स्ट टाइम शेयर्स वगैरह इशू करती हैं या सिक्योरिटीज इशू करती हैं, जो पैसा कंपनीज के पास जाता है वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट फिर बाद में जो ट्रेड होती है सिक्योरिटीज, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। देन उसके बाद हम बात करें डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट फॉर स्मॉलर टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट हो जाता है आपका। देन स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, मीनिंग एंड फंक्शन, एनएससीआई, ओसीटीआई, ट्रेडिंग प्रोसीजर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन इस पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग जो हमारा यूनिट नंबर 11 निकल के आता है, मार्केटिंग के मीनिंग एंड फंक्शंस एंड रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, भाई मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। एक एक्टिव है और एक पैसिव है नेचर में। देन कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग एंड रोल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग एंड टाइप्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल, प्रमोशन, मीनिंग एंड रोल, प्रमोशन मिक्स, रोल एंड एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। प्राइस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे एंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रोल एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, ये सारा चीज आपको क्लास 12 में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सब चीजें देख चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां तक मैं बोलूंगा ये सारा का सारा आपका क्लास 12 का कंटेंट था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, यहां से आपका क्लास 11, बस ये एक ही टॉपिक है जो टेक्निकली क्लास 11 से लिया गया है, सीबीएसई क्लास 11 से लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन, नीड, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटेंसीज, process of entrepreneurship development, entrepreneur values, attitude, motivation, meaning and concepts, ये सारी चीजें जो होगी वो आपकी क्लास 11 से निकल के आएंगी। तो अगर मोटा मोटा देखें अपन
तो कुल मिला के 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं आपकी। 13 यूनिट्स में से 12 यूनिट तो वो हैं जो रिसेंटली क्लास 12th में आप सभी ने पढ़ा है। 12 यूनिट्स वो सारी चीजें हैं जो क्लास 12th में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एक सिंगल यूनिट ऐसी है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा जो क्लास 11 से रिलेटेड है। ठीक है ना। अगेन वही 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क जो अचीव कर सकते हो दैट इज 200 मार्क। हम लोग पढ़ने की ऐसे कोशिश करेंगे, अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो आपका कोर है, जो आपका डोमेन है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, इन चीजों में तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे भी करके हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सके, जिससे कि हमारे सीयूटी में एक अच्छे कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं वो हमारे ज्यादा से ज्यादा बेहतर बन सके। ठीक है ना। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, सीयूईटी एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी जो है हमारी, उसके कंटेंट को पढ़ा जाए, उसके कंटेंट को पढ़ा जाए। भाई एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो खुद बोलता है कि भाई एनसीईआरटी से ही हम पूछेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हम पूछेंगे, तो क्यों ना एनसीईआरटी से ही पढ़ा जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से हमेशा ये होती है कि फर्स्ट एनसीईआरटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दें, एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ें, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोरिंग की तरफ जा सके। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी में एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन करते रहेंगे। वीडियोस आते जाएंगे, आप देखते जाइएगा, आपके तीनों सब्जेक्ट जो है वो पूरे के पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए यहीं तक, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।